नमस्कार साथियों। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न फोर्थ सेमेस्टर का लेकर आया हूं, जो कि पार्ट 2 है। मैंने अभी आपको पार्ट 1 के बारे में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें सॉल्व कराए थे 1 से लेके 48 तक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पिछली वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और जी मेरे करंट की वीडियो को भी आपको अच्छी लगेगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो हम आज अपना शुरू करते हैं अपना बहुविकल्पीय प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। 39वां प्रश्न जो कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा। अब पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बेलन का आयतन के बारे में बताया था। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सवाल को। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हम इसमें नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम पाई का मान हमारे इसमें पाई इसमें दिया गया है पहले विकल्प में। तो पाई का हम जो कहते हैं लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या का क्या है, वर्ग है। जब हम 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, गुणा, और ऊंचाई कितनी है, 6। ठीक है, तो 9 छक है 54, 54 पाई। ठीक है, और घन सेंटीमीटर। ठीक, घन क्यों? क्योंकि आयतन है इसलिए घन लगाया हमने, और सेंटीमीटर हमारा मात्रक है। ठीक है, तो घन सेंटीमीटर हमारा आयतन का मात्रक होगा। ठीक है, तो हमारा बा विकल्प एकदम सही है। तो 39 का बा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब चलेंगे 40वां क्वेश्चन। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर, ऊंचाई 5 आर है, तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है हमारा 2 पाई आर एच। मैंने आपको बेलन का वक्र पृष्ठ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र आपको बताए थे। तो इसमें लगना है बेलन का वक्र पृष्ठ, जो कि सूत्र होता है 2 पाई आर एच, जो आपकी स्क्रीन में दिया गया है। ठीक है, तो मैंने स्क्रीन में लिखा है 2 पाई आर एच। तो दो मतलब 2 जो कहते हो, पाई हमारा जो कहते हो रहेगा, पाई का मान नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे विकल्प में पाई जो कहते हो है। ठीक है, अब त्रिज्या दी गई है आर, तो आर का मान आ रही है, और ऊंचाई दी गई है 5 आर। कितनी दी गई है, 5 मतलब 5 आर। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक, पाई जो कहते हो। ठीक है, आर हमारे 2 हो गए, तो आर स्क्वायर मतलब 10 पाई आर स्क्वायर। 10 पाई आर स्क्वायर हमारा आ विकल्प एकदम राइट आंसर होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युगपत समीकरणों का हल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब युगपत समीकरण चल रहे थे, मतलब 2 घात समीकरण, मतलब 2 चर वाले रेखिक समीकरण, सॉरी, युगपत समीकरण कहलाते हैं कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो मैंने आपको 2 विधि बताई थी। कौन कौन सी? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि भी। लेकिन वैसे तो माना जाए कि इसकी तो 3 विधियां होती हैं हल करने की: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। कौन सी? वज्र गुणन विधि। इस प्रकार से हमारे 3 इसकी विधियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ओनली आपको 2 विधि बताई थी, क्योंकि आपको कोर्स में 2 विधि थी। तो हमारा आ और बा दोनों विकल्प सही होंगे। तो इसी प्रकार से हमारा सा विकल्प बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे हम 42वें क्वेश्चन की ओर। तो 42वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 3 पेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है, 3 मेज हैं, 5 कुर्सी हैं, उसका मूल्य 1000 है। तो 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपया। तो 1 कुर्सी और 1 मेज
का पृथक पृथक मतलब अलग अलग मूल्य क्या होगा। तो हमें इसका सवाल आपको लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले हम एक कुर्सी का जो हमारा एक कुर्सी का मूल होगा उसको मान लेंगे कि एक कुर्सी का मूल ₹X है और एक मेज का मूल अपना ₹Y है। ठीक है, तो मेज मान लिया हमने Y और कुर्सी मान ली X। ठीक है, तो मेज पहले कितने दिए, 3 मेज दिए गए हैं, तो 3Y हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5X हो जाएगा। ठीक है, तो इनका मूल कितना दिया है, हमारा इनका मूल दिया गया है 1000। इनका मूल कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा समीकरण बनेगा कि 5 मेज दी गई हैं। ठीक है, तो एक मेज का मूल हमने कितना माना था, ₹X, तो 5 मेजों का कितना होगा, 5Y। ठीक है, प्लस और 2 कुर्सी का मूल, तो कुर्सी का हमने एक कुर्सी का मूल माना था ₹X, 2 कुर्सी का 2X हो जाएगा। ठीक है, तो इनका कितना मूल दिया गया, दोनों का 970। कितना दिया गया है, 970 दिया गया है। ठीक है, अब हमें इस विधि को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से को हल करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि से किस प्रकार से हल होगा, मैंने आपको बताया था कि किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं, या x का या y का। ठीक है, यदि हम x का बराबर करेंगे या y का, तो हम देखो यहाँ पर y के बराबर कर रहे हैं, तो हम पहले समीकरण में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा और दूसरे समीकरण में हमें 3 का। तो 5×3 = 15, 5×15 मतलब हमारा y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो इससे हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारा इसका आंसर आपका आएगा आ 110 कुर्सी और 150 मेज। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा फुल नहीं बता सकता, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको विधिवत तरीके से बताया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे 43 सवाल। 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। यदि संख्या अंकों की जोड़ का 4 गुनी हो तो संख्या होगी। विकल्प भी इतने बड़े बड़े आ जाते हैं कि बिना सॉल्व के आंसर नहीं आ सकता। तो इसको सॉल्व हम करेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या दहाई अंक का अंक, 2 अंकों की एक संख्या है तो उसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो हमने इकाई का अंक मान लिया x है, दहाई का कितना हो जाएगा, x - 3 दहाई का हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो, जो संख्या है तो अंकों की योग की 4 गुनी है, तो हम पहले इसकी संख्या बनाएंगे। तो संख्या क्या किस बनेगी, 10x प्लस 10y प्लस x, जब हमारा होता है 2 अंकों से बड़ी संख्या, तो x होता है इकाई का अंक, y होता है दहाई का, तो 10 गुणा x - 3 प्लस x जो कहते हैं, जब मान रख दिया, तो संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है। अब अंकों का योग कितना करेंगे हम, तो x प्लस x - 3, ठीक है, तो की 4 गुनी है, इनको जोड़कर 4 को गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो हमारा x का मान निकलेगा। तो हम यहाँ पर आपको हल करके बता रहे हैं बेहतर तरीके से। तो हमारा आएगा 10 कोष्ठ में x - 3 प्लस x बराबर x प्लस x - 3 का कितनी है, 4 गुनी है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो 10x - 30 प्लस x बराबर, जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 4 दूनी 8x -4 तिया 12। ठीक है, 10 1 11, तो 11x माइनस का 8x होगा बराबर 30 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 30 होगा माइनस का 12, घटाएंगे तो 8 3 11, 3x बचेगा बराबर, तो 10 में से 2 गई 8, 2 हो जाएंगे 1 18, तो x का मान आएगा कितना, 6। मान कितना आया, 6। जब x का मान 6 आएगा तो x का मान क्या था, हमने इकाई का अंक माना था x, तो 6 इकाई का अंक हो गया और 6 से कम तो 3 हमारा दहाई का अंक हो गया। ठीक है, संख्या बनाएंगे तो 10 गुणा 3 दहाई का अंक प्लस 6, तो 30 प्लस 6 बराबर 36। तो हमारा सा विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो वीडियो समझ में आ रही होगी।
तो हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि समीकरण 3x + y बराबर 4, 2x बराबर 3 का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैं प्रतिस्थापन आपको बताया था, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान निकालेंगे, फिर हम उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर माना जाएगा। तो हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो हमने दूसरे समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे, तो 3 आएगा, 3 माइनस का 2y, ठीक है। तो हम पहले समीकरण में x का जो मान होगा वो रखेंगे, तो 3 माइनस का 2y प्लस का y बराबर 4, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 9 माइनस का 3 दूनी 6y प्लस का y बराबर 4, घटाएंगे तो माइनस के 5y बचेगा, और 9 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 9 यहाँ पर आएगा, तो माइनस का कितना आएगा 5, 5 यहाँ पर आएगा माइनस का, तो y का मान कितना आया 1, y का मान कितना आया 1। जब y का मान 1 आ गया तो y का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो x का मान भी 1 आएगा, तो हमारा बा विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। अब चलेंगे 45 क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस के 5x² माइनस का x प्लस का 4 के गुणनखंड होंगे। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात होंगे, पहले हमने आपको बताया था कि चार पद और x² के गुणांक का गुणा करते हैं तो माइनस का 20 आया, ठीक है। अब माइनस का आया तो 20 के खंड करने और लेकिन घटाकर लेना है कितना 1, घटाकर 1 लाना है, तो 5 प्लस 4, माइनस का हम 4 करेंगे तो घटाकर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारा विकल्प, हमारा सा विकल्प हमारा एकदम राइट आंसर होगा। जो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका सा विकल्प आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम 45 क्वेश्चन की ओर। इसका भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड को वही एक ही विधि होती है कि अचर पद का गुणा x² के गुणांक के साथ करते हैं और जोड़ करके हमें 4 लाना है, जोड़ करके कितना लाना है हमें 5, बीच वाले पद के बराबर लाया जाता है। तो 4 एकम 4, 4 एक 5, दो हमारे खंड हुए। तो वही विधि है, हमारी पुरानी विधि है कि x² प्लस का 4x प्लस का x प्लस का 1, हमारा 4x हमारा कॉमन आ रहा है तो x प्लस का 1, यहाँ पर हमारा 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस का 1, तो x प्लस का 1 और कोष्ट में 4x प्लस 1, तो x प्लस 1 और 4x प्लस 1 हमारा सा विकल्प हमारा इसका राइट आंसर होगा, सॉरी बा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया, सा विकल्प में माइनस दिया गया लेकिन यहाँ पर कहीं माइनस नहीं आएगा, तो हमारा बा विकल्प हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमारा सा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। अब चलेंगे हम 48 सवाल की ओर। वृत्ताकार मैदान की बाह्य भुजा r1, आंतरिक भुजा r2, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r1² माइनस r2², मतलब बड़ी भुजा से अंदर, बाह्य भुजा से अंदर वाली भुजा को क्या करते हैं हम घटाते हैं, तो हमारा आ विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। अब लिखेंगे एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार है, त्रिज्या दी गई है, तो वृत्त में है, तो पाई जो क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो होता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा पाई r², कितना पाई r², ठीक है। तो पाई का मान 22/7 होगा, गुणा त्रिज्या है तो 2 बार गुणा करेंगे इसका, क्योंकि r² होता है तो 7 से हम 7 काट देंगे, तो 7 का हम गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 एक 15 मीटर स्क्वायर, तो हमारा बा विकल्प हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलेंगे हम 50 क्वेश्चन की ओर। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास होगा। अब हमें क्या करना है, व्यास, व्यास कब निकलेगा जब हमें त्रिज्या मालूम हो। तो हमने वृत्त का सूत्र बताया था पाई r² बराबर कितना दिया 616 दिया गया है, तो हम यहाँ पर r का मान निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे त्रिज्या का मान 22/7 r² बराबर 616, तो हमारा r² का मान होगा हमारा 616 गुणा 7/6,
22। इसको हम काटेंगे, इसको हल करेंगे, तो इसका हल हमारा आर का मान आएगा 28 मीटर। ठीक है। अब चलेंगे इक्यावन सवाल की ओर। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में पहिए की कितनी दूरी तय करेगा। अब क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो 100 चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है। तो पहिया हमारा कैसा होता है, वृत्ताकार पहिया होता है। तो हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले इसकी क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, क्योंकि पहिया हमारा पूरा गोल होता है। तो परिधि निकालेंगे, 2πr हमारी परिधि होती है, बराबर। तो 2 × 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया है, 7। 7 से 7 कट गया, कितना आया, 44। 44 मीटर हमारा। ठीक है, 44 मीटर आया है। ठीक है। अब हम कितने चक्कर लगाए, 100 चक्कर लगाए। दूरी कितनी होगी, तो 44 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 4400 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। हम आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब 52 में क्वेश्चन दिया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। अब चारों कोणों का योगफल कितना होगा, हम जानते हैं कि हमारा चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई आंसर 360 अंश नहीं दिया गया है। किस रूप में दिया है, एक समकोण, दो समकोण, चार समकोण। तो 360 में कितने समकोण बढ़ेंगे, तो एक समकोण हमारा 90 अंश का होता है। सभी लोग जानते हैं कि एक समकोण 90 अंश का होता है। तो हम 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 360 अंश, मतलब 4 समकोण बनेंगे। तो 4 समकोण हमारे सा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। हम चलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अत्यंत बिंदु होता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, जो दो भुजाएं और एक उभयनिष्ठ अत्यंत बिंदु होता है, या किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं हो और उसका बिंदु एक क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखो, एक भुजा हमारी ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई। ठीक है। तो इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु ये हुआ हमारा उभयनिष्ठ बिंदु। तो वो क्या कहलाएगा, क्रमागत भुजाएं कहलाएंगी। क्रम से भुजाएं हैं, ये पहले की भुजा है, फिर ये भुजा है। तो क्रमागत भुजा हमारी बा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। देखो, सम्मुख भुजा नहीं होंगी, क्योंकि सम्मुख भुजा आमने सामने होती हैं। तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कोई भी नहीं है। विकर्ण, विकर्ण हमारा इस प्रकार का होता है, तो इसमें भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, क्योंकि एक बिंदु जा रहा है, एक बिंदु जा रहा है। तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, ना इसका कोई उपयुक्त सभी हो सकता है। तो हमारा क्रमागत भुजाएं हमारी इसका राइट आंसर होगा। चतुर्भुज के अंताकोण होते हैं। चतुर्भुज के अंताकोण होते हैं, कितने अंताकोण होते हैं, 4 अंताकोण होते हैं। इस प्रकार से हमारा जे बना हुआ चतुर्भुज। तो एक कोण अंताकोण, दो कोण, तीन कोण और चार कोण, ये हमारे अंताकोण कहलाते हैं। ठीक है। तो 4 होंगे हमारे अंताकोण। अब चलेंगे 55 क्वेश्चन की ओर। चतुर्भुज के संरेख बिंदु हैं कोई भी 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु या 6 बिंदु। संरेख हमारे 2 बिंदु होंगे। देखो, संरेख में हमारे ओनली 2 बिंदु होंगे, 1 2 बिंदु। ठीक है। अब चलेंगे 56 में क्वेश्चन की ओर। चतुर्भुज की रचना में आवश्यक बिंदु है 4 भुजाएं, दोनों विकर्ण ज्ञात होना, 3 भुजाएं, 2 विकर्ण ज्ञात होना, 4 भुजाएं तथा 1 कोण ज्ञात होना, उपयुक्त सभी। तो हमारा उपयुक्त सभी द क्वेश्चन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। सम चतुर्भुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। समकोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती हैं, तो हमारा बा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। आयत के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, सब बराबर होते हैं। मैंने आपको प्रीमियम विषय कराई थी इसकी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक योग में परस्पर समांतर है, तो वो क्या कहलाता है, समलंब कहलाता है। तो हमारा आ विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब समान होती हैं, तो हमारा बा विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अब आया हमारा 63 क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आ विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। चतुर्भुज के प्रकार समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा द क्वेश्चन हमारा एकदम राइट आंसर होगा।
आयत एक चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर है, समलंब है, समचतुर्भुज है, समांतर है। ठीक है, हमारा बा विकल्प हमारा एकदम राइट आंसर होगा। एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं समपूरक। समपूरक मतलब सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है, तो समपूरक होता है हमारा 180 के। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। वही हमारे एक ही बात है दोनों में। 66 और 67 क्वेश्चन हमारा एक ही है। यहाँ हमारा संपूरक कह दिया, यहाँ पर हमारा सीधा मान दे दिया 180 अंश। ठीक है, तो हमारे दोनों एक ही आंसर हैं। चक्रीय चतुर्भुज ABCD में ए बी भुजा ई तक बढ़ाया गया। ठीक है, ए बी को हमने ई तक बढ़ा दिया। यदि डी हमारा 120 दिया गया है तो सी बी ई हमारा ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? हमने आपको अभी बताया था कि सम्मुख कोण हमारा 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। तो हमारा ये दिया गया 120, तो जी इतना कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, और जो पूरा कोण कितने का होता है? 180 अंश का होता है पूरा कोण। आधा हमारा 160 अंश है, तो कितना बचा हमारा ये वाला कोण? 120 बचा। तो 120 हमारा जी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प होगा हमारा 120? हमारा आ विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। अब चलेंगे 69वें क्वेश्चन की ओर। चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं? तो चक्रीय बिंदु कितने होंगे हमारे? 4 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वृत्त के अंदर चक्रीय क्या कह रहा है? चक्रीय चतुर्भुज कह रहा है। जो चतुर्भुज में हमारे 4 ही बिंदु होते हैं। चतुर्भुज कितने बिंदु होते हैं? 4 ही बिंदु होते हैं चतुर्भुज में। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। 1 2 3 4 बिंदु होते हैं। तो हमारे 4 बिंदु में द राइट आंसर, द आंसर सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।